हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग यूपी से 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है दृष्टि आयोग द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और टेस्ट नंबर 7 है, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें। इसमें देखिए जीएस के साथ साथ करंट अफेयर वाले सेक्शन को भी प्रॉपर कवर किया जाता है। इसमें से 35 से 40 क्वेश्चंस आप हर प्रैक्टिस सेट में 35 से 40 क्वेश्चंस आप लोगों को करंट अफेयर के देखने को मिलते हैं, जिससे करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मतलब एक साल के करंट अफेयर, वो भी इसमें तैयार होते रहते हैं। तो ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही, उसके साथ साथ करंट अफेयर वाला सेक्शन भी इसमें कवर हो रहा है, तो करंट अफेयर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी अभी जो नया प्रैक्टिस करंट अफेयर आया है घटनासार का, जो जनवरी से लेकर के 5-10 नवंबर तक करंट अफेयर है, जिसमें उसको भी कवर किया जाएगा। पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि उसका जो ऑनलाइनर करंट अफेयर है उसको कवर किया जाएगा। ठीक है, तो वो भी वीडियो जरूर जल्द ही देखने को मिलेगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। और कोशिश करिए कि पर डे कम से कम एक प्रैक्टिस सेट्स आप लोग ज़रूर सॉल्व करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और देखिए यह जो है, इस प्रैक्टिस सेट्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन, दोनों फॉर्मेट में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जिस भी लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हो उसमें प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने कितने मेगा डाइवर्स देशों की पहचान की है? 21, 17, 25 या फिर 13? देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 17 मेगा डाइवर्स देशों की पहचान की गई है। और इन 17 मेगा डाइवर्स देशों की अगर हम बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, कोलंबिया, इक्वेडोर, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलीपींस, भारत, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मैक्सिको, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, साउथ अफ्रीका और वेनेजुएला। यह 17 मेगा डाइवर्स देश है। ठीक है, इसमें भारत भी शामिल है, भारत भी है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1978, 1980, 1972 या फिर 1986? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अगर हम बात करें 1972 में जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली जानवर हो गए, पौधों और उनके आवासों या उत्पादन के व्यापार विनिमय को नियंत्रित करना, उसके साथ साथ उनके लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना किया गया था 1972 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अति संकटग्रस्त प्रजातियों के मानदंड के अंतर्गत शामिल है? ब्राउन बियर, मलाबार सिवेट, पिग्मी हॉग या फिर हिमालयी मॉस्क डियर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है, कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि वे वन्यजीवों की बात कर रहा है जो अति संकटग्रस्त हैं। ठीक है, ब्राउन बियर की बात करें, ये भी अति संकटग्रस्त है। मालाबार सिवेट जो है ये भी इसी कैटेगरी में आता है, और पिग्मी हॉग भी आता है। बाकी अगर हिमालयी मस्क डियर की बात करें तो इसे संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, इसे संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र सॉरी, निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है? लाइकेन, केचुआ, चींटियां या फिर घोंघा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केचुआ को। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पवित्र उपवन पाए जाते हैं? मेघालय में खासी और जैंतिया पहाड़ी क्षेत्र में, राजस्थान की अरावली पहाड़ी पर, उत्तर भारत के सिंधु गंगा वाले मैदान में या फिर ओडिशा में संबलपुर वाले क्षेत्र में? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा। मेघालय में खासी और जैंतिया पहाड़ी वाले क्षेत्र में, राजस्थान के अरावली वाले क्षेत्र जो है यहाँ पर मुख्य रूप से पवित्र उपवन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और पवित्र उपवन की अगर हम बात करें तो इन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के तहत जो है प्रकृति का संरक्षण किया जाता है। और कई संस्कृतियों में जैसे वनों के क्षेत्र अलग रखे गए हैं और उनमें मौजूद सभी पेड़ों और वन्य जीवों का सम्मान किया जाता है, उनके रखरखाव का विशेष मतलब ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और ऐसे जो पवित्र उपवन है मेघालय में खासी और जैंतिया पहाड़ी में देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ राजस्थान का जो अरावली पहाड़ी वाला क्षेत्र है, कर्नाटक, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन बाह्य स्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है? प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान या फिर एक्वेरियम? इसका सही आंसर क्या होगा?
देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय उद्यान। देखिए इसमें अगर हिंदी वाले फॉर्मेट को आप देखेंगे तो इसके हिसाब से राष्ट्रीय उद्यान विकल्प सी सही होगा, और इंग्लिश वाले फॉर्मेट को आप देखेंगे तो इसके हिसाब से ऑप्शन सेकेंड सही होगा, नेशनल पार्क, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं हिंदी और इंग्लिश में, तो उसमें आप लोग इंग्लिश वाला जो है, इंग्लिश वाले फॉर्मेट को वरीयता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आयोग जो अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस जो है फंसते हैं जिसमें हिंदी वाले में कुछ और इंग्लिश वाले में कुछ और होता है, तो वो इंग्लिश वाले को वरीयता देता है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपके क्वेश्चंस को देखा जाता है कि सही है कि गलत है। ठीक है, तो अगर जो है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो आप इंग्लिश वाले को वरीयता दीजिए। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नेशनल पार्क। ठीक है, यह इन सीटू संरक्षण की विधि है। बाकी अगर जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन और एक्वेरियम की बात करें तो यह एक्स सीटू या बाह्य स्थानीय संरक्षण की विधियाँ हैं। ठीक, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता हानि का परिणाम नहीं है? पौधों और वन्य जीवों का विलुप्त होना, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, पौधों की उत्पादकता जैसी कुछ पारिस्थितिक तंत्र प्रक्रियाओं में परिवर्तनशीलता में वृद्धि, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसमें आपको बताना है कि कौन जैव विविधता हानि का परिणाम नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, पौधों और वन्य जीवों का विलुप्त होना, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, पौधों की उत्पादकता जैसे कि कुछ पारिस्थितिक तंत्र प्रक्रियाओं में परिवर्तनशीलता में वृद्धि, यह सभी जो है जैव विविधता हानि के परिणाम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगर हम किसी भी क्षेत्र में जैव विविधता की क्षति के कारण अगर देखें तो उसके जो मुख्य कारण उत्तरदायी होते हैं, पौधों के उत्पादन में कमी, सूखे जैसे कि पर्यावरणीय व्यवधान उत्पन्न हो, उसके साथ साथ अगर कम प्रतिरोधी पौधे उत्पन्न हो रहे हों, तथा पौधे की जो उत्पादकता है, जल उपयोग, कीट और रोग चक्र जैसे कुछ पारिस्थितिक तंत्र प्रक्रियाएं जो हैं इनकी परिवर्तनशीलता में अगर वृद्धि होती है तो यह सभी जो है जैव विविधता हानि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, और मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो जैव विविधता की हानि होती है उसमें जैसे आवास का हानि हो गया, विखंडन, अति शोषण, विदेशी प्रजातियों के आक्रमण और जो उनकी विलुप्ति है, इसके कारण जो है मुख्य रूप से उनकी हानि होती है, या मानव जनित या कह सकते हैं कि मानवीय हस्तक्षेप के कारण होता है। ठीक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पारिस्थितिक तंत्र में किसी प्रजाति की अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका का स्थान का वर्णन करता है? निकेत, इकोटोन, बायोम या फिर आवास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकेत। निकेत, निकेत की अगर हम बात करें तो निकेत किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में किसी एक प्रजाति की यह अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका होती है, जहाँ पर मुख्य रूप से वह रहता है, निवास करता है भोजन के लिए, अपना जो ये क्या कह सकते हैं जो प्रजनन है। ठीक है, उसके साथ साथ यह इसका एक हैबिटेट वो होता है, हैबिटेट होता है जहाँ पर वह सभी जो है क्रियाएं करता है। ठीक है, और एक निकेत दो विभिन्न प्रजातियों का एक ही निकेत नहीं हो सकता, सभी प्रजातियों का निकेत जो है अलग अलग होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, निकेत हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लेटिक जोन का उदाहरण है? लेटिक जल का उदाहरण क्या है? तालाब, झील और झरना, झील और झाड़ी खाड़ियाँ, धाराएं और नदियाँ, या फिर तालाब, दलदल एवं झील। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तालाब, दलदल एवं झील जो है यह सभी, तालाब, दलदल और झील, यह सभी जो है आपके लेटिक जल के उदाहरण हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। पारिस्थितिक तंत्र में ट्रॉपिक स्तर में कार्यात्मक भूमिका जो होती है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, इसमें जैसे स्वच्छ जल के पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं, जो प्रवाहित जल होता है इसको लोटिक जल कहा जाता है। ठीक है, जो प्रवाहित होते हैं मतलब जो जल जो है जैसे नदी का जल हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ आपका इसमें जो झरने का जल हो गया जो हमेशा गमन करता रहता है, अगर इसकी बात करें तो यह जो है आपके लोटिक जोन के अंतर्गत आता है, और जो रुका हुआ जल होता है या लेटिक जल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो तालाब, दलदल और झील यह सभी जो है आपके लेटिक जल के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और लोटिक जल में अगर हम बात करें इसमें जो है प्राणी जो होते हैं, स्वच्छ जल की धाराएं, झरने, नदी, खाड़ियाँ जो हो गई यह जो है इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक, सीधा सा यह जानिएगा कि अगर रुके हुए जल की बात कर रहा है, रुके हुए जल की जैसे तालाब हो गया, उसके साथ साथ दलदली भूमि हो गई, झील हो गई, तो यह जो आएगा यह आपके लेटिक जोन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और जो प्रवाहित होने वाला जल है इसकी अगर बात कर रहा है तो यह जो है आपके लोटिक जोन के अंतर्गत आएगा, लोटिक जोन के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन डी। ऊर्जा पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
ऊर्जा पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियमों को प्रदर्शित करता है। यह पिरामिड हमेशा सीधा होता है जिसके नीचे एक बड़ा ऊर्जा आधार होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प आपका सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ऊर्जा पिरामिड की अगर हम बात करें, ऊर्जा पिरामिड जो है ऊष्मागतिकी के नियमों को दर्शाता है। इसमें प्रकृत ट्रॉपिक स्तर पर सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है और प्रत्येक ट्रॉपिक स्तर पर ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, जैसे अगर एक ट्रॉपिक स्तर से दूसरे ट्रॉपिक स्तर पे हम जाएंगे तो यहाँ पे ऊर्जा का मात्र 10% भाग ही जो है ट्रांसफर होता है, बाकी 90% जो भाग है इसकी हानि हो जाती है, इसका क्षय हो जाता है। ठीक है, और यह जो पिरामिड है हमेशा सीधा होता है, ऊर्जा पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है। ठीक है, तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अंतःक्रिया के प्रकार सही सुमिलित नहीं है? सहोपकारिता दोनों प्रजातियों का लाभ होता है। प्रतिस्पर्धा अंत सॉरी अंतःक्रिया से दोनों प्रजातियों को नुकसान होता है। अंतरजातीय परिजीविता एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति को नुकसान होता है। तटस्थता किसी भी प्रजाति को कोई शुद्ध लाभ या हानि नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, अर्थात कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको सी, अंतर जातीय परजीविता, या जिसे अमन सेलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अंतर्जातीय परजीविता की अगर हम बात करें, इसमें एक प्रजाति को नुकसान होता है और दूसरे प्रजाति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, एक प्रजाति जो है लाभ नहीं होता है, एक प्रजाति को हानि होता है और दूसरे प्रजाति के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी सहोपकारिता जो म्यूटलिज्म की बात करें, इसमें दोनों प्रजातियों का लाभ होता है। सहभोजिता कमनसेलिज्म में एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरा प्रजाति जो है अप्रभावित रहता है। ठीक है, देखिए इसमें जो कमनसेलिज्म और अमनसेलिज्म, यह दोनों कमनसेलिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें एक प्रजाति लाभान्वित होता है और दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अमनसेलिज्म की बात करें तो एक प्रजाति को नुकसान होता है और दूसरे प्रजाति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और प्रतिस्पर्धा की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे से जो है प्रतिस्पर्धा करते हैं और इसकी वजह से दोनों प्रजातियों को नुकसान होता है। परभक्षण या परजीविता की बात करें तो इसमें भी एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है। ठीक, और तटस्थता जो है इसमें किसी भी प्रजाति को ना तो कोई लाभ होता है और ना ही कोई हानि होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से जलीय जीवों के किस समूह में ऐसे जानवर शामिल हैं जो तैराक हैं? पेरिफाइटन, न्यूस्टोन, बैंथोस या फिर नेक्टन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नेक्टन जो है यह मुख्य रूप से ऐसे जलीय जीव हैं जो तैराक होते हैं। ठीक है, नेक्टन इस समूह के जानवर हैं जो तैराक होते हैं। नेक्टन जो है बड़े व शक्तिशाली होते हैं क्योंकि वे जल धाराओं में आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ जानवरों के आकार में तैरने वाले कीटों से लेकर के बृहद जानवर जैसे ब्लू व्हेल तक भी शामिल है। ठीक है, छोटे कीट से लेकर के बड़े जानवर जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फोटिक जोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जलीय पारिस्थितिक तंत्र की ऊपरी परत है जहां तक प्रकाश प्रवेश करता है। इस क्षेत्र में केवल श्वसन क्रियाएं संपन्न होती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि इस क्षेत्र की गहराई जो है जल की पारदर्शिता पर निर्भर करता है। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों क्रियाएं जो है इन क्षेत्रों में संपन्न होती हैं। ठीक है, श्वसन के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी इसमें संपन्न होती है, तो दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। इसमें केवल श्वसन ही नहीं होता है। ठीक, अमीनपुर झील जिसे जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत देश के में पहला जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह तेलंगाना में स्थित है। अमीनपुर झील या पहला जैव विविधता विरासत स्थल, अमीनपुर झील को जो है जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत देश में पहला जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रवाल भित्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्रवाल पर रहने वाले सूक्ष्म शैवाल जुजैंथेले का प्रवाल के साथ सहजीवी संबंध होता है। वे उथले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां समुद्र का जल स्वच्छ एवं ठंडा होता है। भारत के 4 प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में से अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रजातियों की विविधता के मामले में समृद्ध है। यह तूफानी लहरों एवं कटावरोधी प्राकृतिक अवरोधक होते हैं, मतलब जो तूफानी लहर है, कटाव है, इससे जो है सुरक्षा करते हैं तटों की। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वे उथले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां समुद्र का जल स्वच्छ और ठंडा होता है। यह विकल्प आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यह विकल्प जो है
पूछा क्या है कि कौन सा विकल्प गलत है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यह उथले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ सागर का जल स्वच्छ, पारदर्शी और गर्म होता है, न कि ठंडा। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ उन क्षेत्रों में यह मुख्य रूप से पाए जाते हैं जहाँ सागर का जल स्वच्छ हो, पारदर्शी हो और गर्म हो। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी अगर भारत के 4 प्रमुख क्षेत्रों की बात करें, इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रजातियों की विविधता के मामले में सबसे समृद्ध है। इसके बाद लक्षद्वीप द्वीप समूह वाला क्षेत्र आता है, मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। इन 4 क्षेत्रों में मुख्य रूप से प्रवाली क्षेत्र, या कह सकते हैं कि प्रवाल भित्तियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसे रामसर सूची के एक भाग के रूप में बनाया जाता है। लोकटक झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत में एकमात्र मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड स्थल है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है यह रामसर सूची के अंतर्गत एक मतलब रिकॉर्ड है, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के उन वेटलैंडों की यह सूची है जो जो बहुत ज़्यादा मानवीय हस्तक्षेप, या कह सकते हैं कि पर्यावरणीय प्रदूषण, तकनीकी विकास और या फिर से पारिस्थितिकी में परिवर्तन के कारण जो है इनके हानि होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और वर्तमान समय में इसमें जो है लोकटक झील मणिपुर और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, इन दोनों क्षेत्रों को रखा गया है। ठीक है, कुछ समय तक मतलब 2002 ईस्वी तक इसमें जो आपका उड़ीसा का जो आपका चिल्का झील है वो भी इसके अंतर्गत शामिल था, लेकिन 2002 ईस्वी में उसको इस सूची से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, और वर्तमान समय में इसमें केवल 2 भारतीय स्थल शामिल है, एक लोकटक झील और एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक NAAQS में शामिल प्रदूषक है? ओजोन, सल्फर के ऑक्साइड, सीसा या फिर मीथेन? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 1, 2 और 3 सही है, चौथा गलत है, मीथेन नहीं है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणांक मानक की अगर हम बात करें, यह वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए 1981 में अधिनियमित किया गया था। 1981 में अधिनियमित किया गया था, और इसमें मुख्य रूप से जो प्रदूषक हैं उसमें PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, NH3, ओजोन हो गया, सीसा, बेंजीन, बेंजोपायरिन और ऑर्सनिक, निकिल, ये सभी प्रदूषक जो है इसके अंतर्गत शामिल हैं। मीथेन जो है इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। गंगा डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यह केवल स्वच्छ जल में पाया जाता है। 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन बी। प्रजातियों की विविधता भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक बढ़ती जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य प्रकाश की उपलब्धता अधिक है, जो कि उत्पादकता की वृद्धि में योगदान देता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, एक सेकेंड, पहला जो है आपका पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। ठीक, प्रजातियों की जो विविधता है भूमध्य रेखा से जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो बढ़ेगी नहीं बल्कि घटती जाती है। ठीक है, जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं प्रजातियों की जो विविधता है वह कम होती जाती है। ठीक है, घटती जाती है, तो पहला गलत हो जाएगा। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सूर्य जो है या प्रकाश की उपलब्धता अधिक होती है, जिस कारण इसकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। ठीक है, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। जैव विविधता की अवधारणा को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कॉल्टर जी रोजे, नॉर्मन मायर्स, अर्नेस्ट हैकल या फिर चार्ल्स डार्विन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। वाल्टर जी रोशेन द्वारा सर्वप्रथम जैव विविधता की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था, और इनके द्वारा सर्वप्रथम 1985 ईस्वी में जैव विविधता की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा 2024 में समुद्र में वीरता के लिए दिए जाने वाले भारतीय नाविकों की बहादुरी और साहस के लिए पुरस्कार दिया गया था? कैप्टन अविनाश रावत, कैप्टन ब्रिजेश नंबियार, कैप्टन अभिमन्यु सिंह या फिर कैप्टन रुद्र प्रताप बरनवाल? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कैप्टन अविनाश रावत। ठीक है, कैप्टन अविनाश रावत को यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक, और इनकी अगर हम बात करें, IMO ने समुद्र में बहादुरी के लिए अपने 2024 पुरस्कारों में भारतीय नाविकों की असाधारण बहादुरी के लिए यह पुरस्कार दिया था, और 10 जुलाई 2024 को उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था, कैप्टन अविनाश रावत को। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए।
विश्व के वनों की स्थिति 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक वन क्षेत्र की स्थिति है? ब्राजील, ग्रीस, कांगो या फिर चाइना? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन में। चीन में है, ठीक है। देखिए, FAO द्वारा प्रकाशित विश्व वनों की स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार चीन में सबसे अधिकतम वन क्षेत्र स्थित है और इसी के साथ विश्व में यह जो है पहले नंबर पे है। इसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है और उसके बाद जो है भारत का स्थान आता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर सुधा मूर्ति, डॉक्टर रोमिला थापर, डॉक्टर उषा ठाकुर या फिर डॉक्टर अरुंधति रॉय? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर उषा ठाकुर को हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और यह पुरस्कार भारत सरकार की विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक AIPI 2024 में भारत किस नंबर पे है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक में भारत 72वें नंबर पे है। भारत 72वें नंबर पे है। और इसकी अगर हम बात करें, IMF द्वारा अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक डैशबोर्ड जारी किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी तत्परता के लिए वैश्विक स्तर पर इसमें टोटल जो है 74 देशों को शामिल किया गया था और इसमें भारत की हम बात करें तो भारत को 72वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। भारत 72वें नंबर पे है, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन ATP टूर टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष युगल का खिताब जीत लिया था? यूकी भांबरी, लिएंडर पेस, महेश भूपति या फिर रोहन बोपन्ना? इसका सही आंसर क्या होगा? इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो यूकी भांबरी जो है ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम निम्नलिखित में से किस तारीख से लागू हो गए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन है 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 2024 से 29 के लिए यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? चार्ल्स मिशेल, उर्सुला वान डेर लेयेन, एंटोनिया कोस्टा या फिर रॉबर्ट मेट्सोला? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। उर्सुला वान डेर लेयेन को 2024 से 29 के लिए यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष चुना गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन CEPI के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क की सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? इसका जो उद्घाटन है यह किया गया था फरीदाबाद में, फरीदाबाद में, ठीक है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI के सहयोग से फरीदाबाद में क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में महामारी नवाचार गठबंधन के तहत एशिया का पहला स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया, ठीक है। याद रखिएगा यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी पहला प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा है, ठीक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। यह जो अगर हम बात करें मैत्री अभ्यास जो होता है, मैत्री अभ्यास जो होता है किसके किसके बीच में होता है? यह जो है मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री अभ्यास होता है, ठीक। नोमैडिक एलिफेंट जो है यह भारत और मंगोलिया के बीच में होता है, ठीक है। मैत्री नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। खान क्वेस्ट की बात करें तो यह भी जो है इसका आयोजन भी मंगोलिया के उलान बटोर में किया गया था, ठीक। और इसमें जो है विश्व के महत्वपूर्ण देशों द्वारा इसमें भाग लिया जाता है और यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, मंगोलिया और भारत के जो कह सकते हैं कि देश हैं उसमें भाग लिया था और खान क्वेस्ट में मुख्य रूप से भारत ने भाग लिया था, ठीक है, जो मंगोलिया में आयोजित हुआ था। और प्लिच बैक अभ्यास जो है यह इसका जो आयोजन है इसके मतलब 2024 के संस्करण का जो आयोजन है यह किया गया था कहाँ पे? मुख्य रूप से ये क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के डार्विन वाले क्षेत्र में किया गया था, ठीक है। तो यह जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 4 2 3 1, ऑप्शन डी हो जाएगा 4 2 3 1, ऑप्शन डी सही है। मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पीयूष पांडे, मनोज बाजपेयी, माधुरी विजय या फिर खुशवंत सिंह? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पीयूष पांडे द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी, ठीक है। प्रोजेक्ट नेक्सस के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है?
इसे तत्काल सीमा पार भुगतान सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी संकल्पना बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। दोनों विकल्प जो है सही है। हाल ही में खबरों में रहा रामसेस मिशन क्या है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा क्षुद्रग्रह एपोफिस का अध्ययन करने के लिए शुरू किया गया एक परियोजना है। नासा द्वारा क्षुद्रग्रह बेन्नू से नमूने एकत्र करने के लिए यह भेजा गया एक परियोजना है। चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA द्वारा पृथ्वी के करीब से गुजरने वाले धूमकेतुओं का अध्ययन करने के लिए एक परियोजना है। या फिर जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा बाहरी ग्रहों का अध्ययन करने के लिए एक परियोजना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करने के लिए शुरू किया गया एक परियोजना है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा शतरंज खिलाड़ी लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 का विजेता रहा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश निर्माण विधेयक 2024 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसका उद्देश्य आसान व्यवसाय संचालन की सुविधा के लिए एक विशेष निवेश क्षेत्र SIR बनाना। उत्तर प्रदेश ऐसा कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही हो जाएगा, दूसरा जो है वो गलत है। इस विधेयक के साथ ही उत्तर प्रदेश जो है गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक के बाद इस तरह का कानून लागू करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है, न कि भारत का पहला राज्य बना है। ठीक, चौथा राज्य है। ठीक है, इसके पहले गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक द्वारा ऐसी इस तरह प्रकार का कानून जो है बनाया जा चुका है और उत्तर प्रदेश इस क्रम का चौथा राज्य है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष कौन है? लिएंडर पेस, विजय अमृतराज या फिर महेश भूपति या फिर ए और बी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, इन दोनों लोगों को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लोकार्नो फिल्म महोत्सव के 77वें संस्करण में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को पार्डो अल्ला कैरियरा एस्कोना लोकार्नो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहरुख खान को। ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश में भारत के पहले बायोप्लास्टिक पार्क के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस जिले का चुनाव किया गया है? बहराइच, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर या फिर मुरादाबाद? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी का चुनाव किया गया। ऑप्शन बी सही है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 जुलाई 2021 को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था और 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर आयोजित सम्मेलन में सहकार से समृद्धि तक के संबोधन में मुख्य रूप से किया गया था। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 6 जुलाई 2021 को। कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक की रचना कर्नल MB रविंद्रनाथ द्वारा की गई थी। कर्नल MB रविंद्रनाथ द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल को भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? भारत का 43वां जो विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है मोइदम, जो अहोम राजवंश का टीला, जो मतलब लोगों को दफनाने की एक प्रणाली थी जहाँ पे इन्हें दफनाया जाता था, इसको जो है भारत का 43वां धरोहर स्थल घोषित किया गया। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? भारत को इसमें जो है 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए बी जो है सही हो जाएगा। और इसी के साथ जो है भारत में अगर हम बात करें तो भारत के लोग जो है 62 देशों में वीज़ा मुक्त आवागमन की सुविधा इनको प्रदान होती है। ठीक है, 62 देशों में। शंघाई सहयोग संगठन SSCO का 24वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका जो आयोजन है कजाकिस्तान में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कजाकिस्तान में 3 से 4 जुलाई 2024 के बीच कजाकिस्तान के अस्ताना में इसका आयोजन हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और शंघाई सहयोग संगठन के अगर स्थापना की बात करें 2001 में इसमें रूस, चीन, किर्गिस्तान जो गणराज्य है, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा मिल करके इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रोटैक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी रेस जीतने वाली पहली महिला रेसर बन गई हैं? पहली महिला रेसर बन गई। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अतिका मीर। और यह कश्मीर की 9 वर्षीय अतिका मीर जो हैं रोटैक्स चैलेंजर इंटरनेशनल ट्रॉफी रेस जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी। पोलारिस डॉन मिशन का उद्देश्य क्या है? पोलारिस डॉन मिशन का उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाला पहला सर्वनागरिक मिशन बनाना। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाला पहला सर्वनागरिक मिशन बनाना, यह पोलारिस डॉन मिशन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें, स्पेस एक्स द्वारा 26 अगस्त 2024 को पोलारिस डॉन मिशन को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसे लॉन्च किया गया था कब? अगस्त 2024 में, स्पेस एक्स द्वारा। ठीक है, स्पेस एक्स द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शाहतूश ऊन निम्नलिखित में से, शाहतूश ऊन निम्नलिखित में से किस जानवर से प्राप्त होता है? तिब्बती बकरी, तिब्बती मृग, जंगली भेड़ या फिर हिमालयी यॉक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यह मुख्य रूप से तिब्बती मृग द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन बी सही है। 2024 के लिए प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे दिया गया था? सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जो दिया गया था, यह महाराष्ट्र को दिया गया था। ऑप्शन डी सही है, महाराष्ट्र को। और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल के राज्यपाल न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा महाराष्ट्र को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार दिया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, कृषि का जो पुरस्कार है वह महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ था और बागवानी का जो पुरस्कार है यह प्राप्त हुआ था नागालैंड को। ठीक, नागालैंड को। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल दिया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। रूस का यह सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और याद रखिएगा, यह देने की घोषणा जो है, यह देने की घोषणा 2019 में ही कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद जो है कोरोना आने के कारण जो है यह पुरस्कार उन्हें नहीं प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो अभी जो है हाल ही में दिया गया है। तो अगर ऑप्शंस में बन जाए कि 2019 में घोषणा किया गया था, 2024 में दिया गया है, तो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी रूस सही है। निम्नलिखित में से किसे वित्तीय कार्रवाई बल एफएटीएफ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वित्तीय कार्रवाई बल एफएटीएफ का अध्यक्ष बनाया गया टी राजा कुमार को। टी राजा कुमार को। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, निम्नलिखित में से किसे एक सेकेंड, एफएटीएफ का जो अध्यक्ष बनाया गया वो टी राजा कुमार को नहीं बनाया गया साथियों। ठीक है, यह जो है एलिसा डी आद्रा मैडराजो, एलिसा डी आद्रा मैडराजो को एफएटीएफ का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। ठीक, नीचे कुछ और है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया था। 100 मीटर जो संयुक्त रूप से कांस्य पदक प्राप्त किया था, किसमें प्राप्त किया था? 100 मीटर एयर पिस्टल में, 50 मीटर, 10 मीटर या फिर 10 मीटर एयर राइफल में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 मीटर एयर पिस्टल में प्राप्त किया था। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल में। ऑप्शन सी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सिंकुनाला सुरंग परियोजना का पहला ब्लास्ट वर्चुअली किया। यह सुरंग किसे जोड़ता है? सिंकुला सुरंग जो है यह मनाली को लेह से जोड़ता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मनाली को लेह से जोड़ता है। और इसकी जो लंबाई है 4.1 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसकी लंबाई 4.1 किलोमीटर है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और कार्यकर्ता रिगोबर्टा मेचुतुम को गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। वह निम्नलिखित में से किस देश के हैं? साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, ग्वाटेमाला या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है ग्वाटेमाला से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। इकोटोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इकोटोन 2 या 2 से अधिक विविध पारिस्थितिक प्रणालियों के बीच संक्रमण क्षेत्र होता है। एक सुविकसित इकोटोन में निकटवर्ती समुदायों से भिन्न कुछ जीव शामिल होते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका सही है। इकोटोन की अगर हम बात करें, जो दो विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्र होते हैं उनके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है इसे इकोटोन कहते हैं। बीच वाला जो क्षेत्र है इसे इकोटोन कहते हैं। और यहाँ पे जो है अधिक विविधता,
इन दोनों से जो है अधिक विविधता यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे इसकी भी विशेषता आपको मिलेगी, ए की भी और बी की भी विशेषता मिलेगी, और उसके साथ साथ इसमें कुछ नए जीव भी पाए जाएंगे जो मुख्य रूप से ए और बी वाले क्षेत्र में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो विविधता है वो व्यापक स्तर पे देखने को मिलती है। तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। दो पारिस्थितिक क्षेत्रों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। जीवमंडल, वायुमंडल, वायु, जीवमंडल, वायुमंडल, वायु, जलमंडल, जल और स्थलमंडल भूमि से मिलकर बना एक अत्यधिक एकीकृत और परस्पर क्रियाशील क्षेत्र है। जीवमंडल उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के चरम बिंदुओं पर अनुपस्थित होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की जो है वो व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैव आवर्धन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? जैव आवर्धन से तात्पर्य प्रदूषकों की एक ट्रॉफिक स्तर से दूसरे ट्रॉफिक स्तर पर जाने पर संकेंद्रण होने की प्रवृत्ति है। जैव आवर्धन होने के लिए प्रदूषक को अल्पकालिक, गतिशील, वसा में घुलनशील, जैविक रूप से सक्रिय होना चाहिए। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। जैव आवर्धन के बारे में पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा जो है यह गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। इस जैव आवर्धन जो है यह होने के लिए प्रदूषक जो है इन्हें दीर्घकालिक, गतिशील, वसा में घुलनशील, जैविक रूप से सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, अल्पकालिक नहीं, इन्हें दीर्घकालिक रूप से गतिशील होना चाहिए। मतलब कम समय में यह इकट्ठा नहीं होते हैं, एक लंबा समय चाहिए इनको जो है एक ट्रॉफिक स्तर से दूसरे ट्रॉफिक स्तर में इकट्ठा होने के लिए। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र के बारे में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही नहीं है यह बताना है। स्वच्छ जल निकायों में लवण की मात्रा बहुत कम होती है, हमेशा 5 पीपीटी से कम होती है। समुद्री जल निकाय में लवण की मात्रा 5 से 35 पीपीटी के बीच होती है। खारे जल निकाय में लवण की मात्रा 35 पीपीटी के बराबर या उससे अधिक होती है। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। बी और सी जो है वह गलत है। ठीक है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में जल निकाय जिसमें समुद्री जल के बराबर या उससे अधिक लवण की सांद्रता होती है, यानी 35 पीपीटी या उससे अधिक होती है। ठीक है, तो यह जो है इसमें 35 पीपीटी या उससे अधिक जल इसमें पाए जाएंगे, किसमें? समुद्री जलीय क्षेत्र में। और जो लवणीय खारी जलीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो इसमें जो पाए जाएंगे वह 5 से लेकर के 35 पीपीटी के बीच में पाए जाएंगे। तो दोनों विकल्प आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, खारे जल में 5 पीपीटी से लेकर के 35 पीपीटी तक पाया जाता है और समुद्री जल में 35 पीपीटी या फिर उससे अधिक पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी और सी जो है यह गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिवेश पोर्टल का सही वर्णन करता है? परिवेश पोर्टल जो है एक ऑनलाइन भुगतान के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यह पर्यावरण मंजूरी के प्रसंस्करण के लिए एकल खिड़की है, यह भूमि रिकॉर्ड और संपत्ति विवादों का प्रबंधन करने के लिए एक पोर्टल है, या फिर यह आपदा राहत कार्यों के समन्वय के लिए एक नेटवर्क है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह पर्यावरण मंजूरी के प्रसंस्करण के लिए एक एकल खिड़की है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पॉम NMUOP के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह भारत वैश्विक स्तर पर खाद्य तेल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और इसके सबसे बड़े आयातकों में से एक है। इंडोनेशिया और मलेशिया विश्व में मुख्य वैश्विक पॉम ऑयल तेल के उत्पादक है। केरल भारत में अग्रणी पॉम ऑयल तेल का उत्पादक है। ए और बी आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, देखिए, आंध्र प्रदेश भारत में अग्रणी पॉम ऑयल तेल का उत्पादक है, जो देश के उत्पादन में लगभग 86% का योगदान देता है। मतलब भारत में जितना पॉम ऑयल तेल का उत्पादन होता है उसके 86% अकेले आंध्र प्रदेश द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इस मामले में जो है केरल की अगर हम बात करें, केरल इस मामले में दूसरे नंबर पे है, जो मुख्य रूप से 10% उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। ठीक, और 86% अकेले आंध्र प्रदेश में होता है। तो सी जो है वो गलत हो जाएगा। फ्लाई ऐश के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? फ्लाई ऐश के कण विषाक्त वायु प्रदूषक हैं। फ्लाई ऐश ईंट वजन में हल्का होते हैं और उच्च शक्ति और अस्थायित्व प्रदान करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है फ्लाई ऐश के बारे में सही है। जैव रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड BOD, जैव रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड या फिर मांग BOD, इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है? जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जल में मौजूद कार्बनिक अपशिष्टों को विघटन करने में बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग का उच्च मान जल में कम घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को प्रदर्शित करता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। दोनों विकल्प जो है सही हो जाएंगे।
दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि स्तर आमतौर पर लंबे समय तक लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जा सकता है? 60 डेसिबल, 70, 85 डेसिबल या फिर 95 डेसिबल? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 85 डेसिबल। ऑप्शन सी सही है। ई अपशिष्ट उत्पन्न करने के मामले में भारत विश्व में किस नंबर पे है? इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट उत्पादन में भारत के स्थान जो है तीसरे नंबर पे है। भारत जो है तीसरे नंबर पे है। और यह जो है ई ग्लोबल अपशिष्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो 2024 आया था, इसके अकॉर्डिंग जो है भारत इस मामले में तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे जो है यह चाइना है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है और भारत तीसरे नंबर पे। ऑप्शन सी। पायरोलिसिस का उपयोग अधिकतम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है? पायरोलिसिस का उपयोग जो है किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किया जाता है? अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण के क्षेत्र में मुख्य रूप से पायरोलिसिस का उपयोग होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी इन सीटू बायो रेमिडिएशन तकनीक नहीं है? बायोवेटिंग, बायो स्पॉर्जिंग, बायो ऑगमेंटेशन या फिर बायोपाइल्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बायोपाइल्स। बायोपाइल्स, ठीक, ऑप्शन डी इसका सही है। इन सीटू की अगर हम बात करें, इसमें बायो वेटिंग, बायो स्पार्जिंग और बायो ऑगमेंटेशन आता है, ठीक है, इन सीटू के अंतर्गत। और एक्स सीटू के अंतर्गत, एक्स सीटू या बाय स्थाने के अंतर्गत लैंड फॉर्मिंग, बायोपाइल्स, बायो रिएक्टर और कंपोस्टिंग, ये सभी जो है एक्स सीटू या फिर बाय स्थाने के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और नाइट्रोजन की ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया? इसका सही आंसर ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। यह मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ज्वार नदमुख के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ज्वार नदमुख विश्व भर में सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है और यह सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र है क्योंकि इसे स्वच्छ और समुद्री जल से उच्च मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प जो है ज्वार नदमुख के बारे में सही है। खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? चारण खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जीवित पादप बायोमास है और अपरद खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत मृत कार्बनिक पदार्थ है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा चक्र अवसादी है? सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर फॉस्फोरस? इसका जो सही आंसर है क्या है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें, सल्फर चक्र और फॉस्फोरस चक्र, यह दोनों जो है अवसादी चक्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, दोनों अवसादी चक्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के बारे में कौन सा कथन गलत है? बृहद महाद्वीप के मध्य में मौजूद क्षेत्रों में अनुक्रमण तीव्रता से घटित होता है। प्राथमिक अनुक्रमण उस स्थान पर पहले से बनी अच्छी तरह से विकसित मृदा पर शुरू होता है। द्वितीय अनुक्रमण की तुलना में प्राथमिक अनुक्रमण अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दूसरा और तीसरा दोनों गलत है, ठीक है। प्राथमिक अनुक्रमण उस स्थान पर पहले से बनी अच्छी तरह से विकसित मृदा पर नहीं। प्राथमिक अनुक्रमण की बात करें, यह बिल्कुल नवीन चट्टान पर, जैसे ज्वालामुखी उद्गार के बाद जो चट्टान या फिर से जिस भूमि का निर्माण होता है, वहाँ पर मुख्य रूप से प्राथमिक अनुक्रमण देखने को मिलेगा, ठीक। और द्वितीयक अनुक्रमण की तुलना में प्राथमिक अनुक्रमण तीव्रता नहीं, बहुत धीमे होता है। द्वितीयक अनुक्रमण जो है यह बहुत तीव्रता से होता है। प्राथमिक अनुक्रमण जो है बहुत स्लो इसका प्रोसेस होता है। और प्राथमिक अनुक्रमण जो है बिल्कुल नग्न नवीन चट्टान जो होते हैं उन पर जो है प्राथमिक अनुक्रमण सबसे पहले देखने को मिलता है। और सबसे पहले जो उद्भव होता है, जैसे लाइकेन, शैवाल वगैरह हो गए, सबसे पहले इन्हीं का यह जो है उस पौधे उस पर उगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो है इस पर अन्य पौधे जो है यह मतलब यह इनका यह उत्पन्न होंगे, फिर मरेंगे, ठीक है, सड़ेंगे, मृदा जो है थोड़ी उपजाऊ होगी, फिर से जो है अन्य पौधे उगेंगे। इसी के साथ यह क्रम चलता रहेगा, ठीक है। और एक समय के बाद जो है यह भी समाप्त हो जाएगा और फिर जो है द्वितीय का अनुक्रमण वहाँ पे शुरू होगा, ठीक है। तो बी और सी जो है यह दोनों आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर की अगर हम बात करें तो वन वृक्षों की खेती करने की कला को सिल्वीकल्चर कहा जाता है, ठीक। आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर जो है यह विशिष्ट वृक्षों, झाड़ियों, लताओं और अन्य जो बारहमासी लकड़ी के पौधे हैं इनकी खेती प्रबंधन को आर्बोरिकल्चर कहा जाता है, ठीक है, इन्हें आर्बोरिकल्चर कहा जाता है। ओलेरीकल्चर, इसके अंतर्गत सब्जी उगाने की वैज्ञानिक विधि जो भोजन के लिए गैर कास्ट वाले शाकाहारी पौधों का उत्पादन किया जाता है, इसके अंतर्गत आता है आपका ओलेरीकल्चर के अंतर्गत, ठीक है। और विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूरों की कृषि की जाती है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
4213, 4213 ऑप्शन ए इसका सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार औसत वार्षिक वन क्षेत्र में शुद्ध लाभ के मामले में भारत वैश्विक स्तर पे किस नंबर पे है? किस नंबर पे है? देखिए, भारत जो वैश्विक स्तर पे तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें रतून फसल के उदाहरण हैं? कौन सी फसल रतून फसल का उदाहरण? चावल, कपास, गन्ना या फिर ज्वार? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गन्ना और ज्वार, या दोनों जो है रतून फसल का उदाहरण है, ठीक। और रतून फसल की हम बात करें तो ऐसी फसल उगाने की पद्धति है जिसका पुनर्जनन काटी गई फसल की जड़ों या डंठलों से होता है, ठीक है। जैसे गन्ना, ये भी जो है, जो गन्ना होता है उसके डंठल से उसको छोटे छोटे टुकड़े काट करके उसका उत्पादन होता है, और ज्वार का भी हो सकता है, ठीक है। तो यह दोनों जो है रतून फसल के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनित करना है। कुछ राष्ट्रीय उद्यान दे। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है लद्दाख में। गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान जो है अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में स्थित है। देहिंग पाटकई यह जो है असम में है। और सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4231 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। बोरीवल वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? बोरीवल वन मृदा की विशेषता मोटी पाटजोल और खनिज कुशल होती हैं। बोरीवल वन को उत्पादकता और सामुदायिक स्थिरता किसी भी अन्य वन पारिस्थितिक तंत्र की तुलना में अधिक होती है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही है। बोरीवल वन को शंकुधारी वन भी कहा जाता है, ठीक है। बोरीवल वन जो है इनको शंकुधारी वन के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी अगर हम बात करें, यह मृदा अम्लीय और खनिज की कमी वाली होती है। यह जो है खनिज कुशल नहीं, खनिज की कमी, मृदा जो है अम्लीय होती है, उसके साथ साथ इसमें खनिज जो तत्व हैं इनकी कमी पाई जाती है। उसके साथ बोरीवल वन की जो उत्पादकता और सामुदायिक की स्थिरता जो है या किसी भी अन्य पारिस्थितिक तंत्र की तुलना में अधिक नहीं कम होती है, ठीक है। तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। मैंग्रोव के बारे में कौन सा कथन गलत है? मैंग्रोव तटीय पारिस्थितिक तंत्र का एक अनोखा प्रकार है जो केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह एनारोबिक मिट्टी की स्थिति में श्वसन समस्याओं को दूर करने के लिए न्यूमेटोफोर ब्लाइंड जड़ें उत्पन्न करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत के मैंग्रोव कवर का बृहद हिस्सा है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। पहला ए और सी यह दोनों विकल्प जो है आपके गलत हो जाएंगे, ठीक। यह दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। और इनकी अगर हम बात करें, जो गुजरात में मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक 37 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई थी, ठीक है। और भारत में मैंग्रोव आवरण में पश्चिम बंगाल जो है यह पहले नंबर पे है, पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे है। भारत के कुल मैंग्रोव वन का लगभग 42 से 43% जो है यह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है गुजरात का नंबर आता है, गुजरात दूसरे नंबर पे है। अंडमान निकोबार जो है 12% के साथ जो है तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो सी गलत हो जाएगा। और मैंग्रोव तटीय पारिस्थितिक तंत्र का एक अनोखा प्रकार है। मैंग्रोव की अगर हम बात करें, केवल तटीय क्षेत्र में ही नहीं पाई जाती हैं, यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय यह दोनों क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ठीक है, न कि केवल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो ए और सी यह दोनों गलत हो जाएगा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? बेगूसराय भारत, बेगूसराय भारत अर्थात बिहार में जो है, ठीक है, बिहार के बेगूसराय को। ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा समझौता संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है? जैव विविधता पर अभिसमय, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय, या फिर मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCCD। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह जो है बाध्यकारी नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें आरंभ से अंतिम तक कालक्रम में आपको लगाना है, कालक्रम में लगाना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की बात करें, इसका जो गठन किया गया था 1986 में किया गया था, 86 में। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट 1998 में, ठीक। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का जो गठन है यह किया गया था 1962 में, 1962 में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, सही आंसर आपका 4123, ऑप्शन डी हो जाएगा, 4123, ऑप्शन डी इसका सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन घटना का वर्ष सही सुमिलित नहीं है? साइलेंट वैली 1962, चिपको आंदोलन 73 और नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साइलेंट वैली मूवमेंट। साइलेंट वैली आंदोलन जो हुआ था यह मुख्य रूप से 1960 नहीं बल्कि 1980 के दशक में हुआ था। 1980 के दशक में कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था। ऑप्शन ए गलत है। पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र TEEB निम्नलिखित में से किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया था? भारत, अमेरिका, जर्मनी या फिर ब्राजील? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह जर्मनी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2007 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में बाघों के बारे में गलत है? भारत में वर्तमान में विश्व की जंगली बाघ आबादी का लगभग 75% हिस्सा है। भारत में सबसे अधिक बाघ आबादी कर्नाटक में है, उसके बाद उत्तराखंड। जिम कार्बेट बाघ में भारत में बाघों की आबादी का जो घनत्व वो सबसे अधिक है। और प्रोजेक्ट टाइगर बाघ और उसके शिकार की सुरक्षा के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में सबसे अधिक बाघों की जो आबादी कर्नाटक नहीं मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश पहले नंबर पे, कर्नाटक इस मामले में दूसरे नंबर पे। ठीक है, MP जिसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में कौन सा कथन सही है? इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था और यह केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही हो जाएगा, दूसरा जो है आपका गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि यह पूरी तरह से एक केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है। इसमें अगर हम बात करें, इसमें केंद्र और जो सामान्य राज्य है उनका योगदान 60-40 होता है। ठीक, और जो पूर्वोत्तर या पहाड़ी राज्य हैं उनका योगदान 90-10 होता है। ठीक है, 90% केंद्र सरकार, 10% इन राज्य। और इसमें जो है 60% केंद्र सरकार और 40% यह राज्य। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। पहला सही है, सी है, मतलब पहला सही है, दूसरा गलत। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और हिंडन के तटों को सुंदर बनाने के लिए 3.72 करोड़ से अधिक पौधे लगाने की योजना बनाई गई और इसका उद्देश्य खेती के खेतों में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। यह नंबर याद रखिएगा, पूछ लेता है। ठीक है, नंबर याद रखिएगा। 3.72 करोड़ से अधिक पौधे का लगाने का बात किया गया था। ठीक है, लगाया गया था। केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान CISH कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है लखनऊ में। लखनऊ में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और इसका जो गठन किया गया था, इसका जो स्थापना किया गया था 1972 में। 1972 में। निम्नलिखित में से कौन पक्षी उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है? एशियाई कोयल, चितकबरी कोयल, गौरैया या फिर साइरस क्रेन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सॉरस क्रेन। एग्रो वर्ल्ड 2025 शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाएगा? इसका जो आयोजन है यह लखनऊ में होगा। एग्रो वर्ल्ड 2025 का आयोजन। ठीक, और कब किया जाएगा? 19 से लेकर के 21 फरवरी के बीच। 19 से लेकर के 21 फरवरी 2025 के बीच यह लखनऊ में किया जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र के बारे में, कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र किसके बराबर होता है? एक कार्बन क्रेडिट किसके बराबर होता है? एक कार्बन क्रेडिट जो है या 1 टन CO2 के बराबर होता है। 1 टन CO2 के। ऑप्शन बी हो जाएगा। सुश्रुत जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? सुश्रुत जयंती जो है यह प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? 15 जुलाई को प्रतिवर्ष सुश्रुत जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 15 जुलाई को। और सुश्रुत की अगर हम बात करें, सुश्रुत संहिता को 5 प्रमुख खंडों में बांटा गया। सुश्रुत द्वारा जो मुख्य रूप से सुश्रुत जो प्राचीन भारतीय शैल्य चिकित्सा का इन्हें जनक माना जाता है और इनके द्वारा सुश्रुत संहिता की रचना की गई थी और इसे 5 भागों में बांटा गया है। सूत्र स्थान, निदान, शारीरिक स्थान, चिकित्सा स्थानम और कल्प स्थानम। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। वस्तु एवं सेवा का GST दिवस पहली बार निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया गया था? यह मनाया गया था 1 जुलाई 2018 को। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने डेयरी कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में छात्रों के शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्राजील के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किसके द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा निकाय गठित किया गया था? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण या फिर वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी का गठन किया गया था। ठीक है, इन सभी का गठन किया गया था। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है। मिनमाता रोग किसके कारण होता है? पारा, सीसा, आर्सेनिक या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। मिनमाता रोग की अगर हम बात करें, यह मुख्य रूप से मिनमाता रोग जो है पारे के कारण होता है। ठीक है, पारे पर मिनमाता रोग जो है यह जापान में 1956 में जो जापान का कुमामोटा प्रांत है और उसके मिनमाता शहर में इसकी पहचान की गई थी। ठीक है, वहाँ पे जो मछलियों के अंतर्गत पारे की बहुत अधिक मात्रा है, उनकी सांद्रता पारे का बहुत अधिक पाया गया था और मछलियाँ खाने के बाद जो जापान को उधर उस क्षेत्र के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हुए थे और उसके कारण जो है पारे पर मिनमाता कन्वेंशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है और ये जो घटना है 1956 की। ऑप्शन ए सही है। ट्रैफिक एक संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ और जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, विश्व व्यापार कोष और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ या फिर विश्व व्यापार कोष और जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ। कौन सा विकल्प सही है? देखिए, ट्रैफिक की अगर हम बात करें, यह जो है WWF और IUCN द्वारा मिल करके इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? ट्रैफिक की। ठीक है, ट्रैफिक की। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक, WWF और IUCN का यह संयुक्त उपक्रम है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता विरासत स्थल सही सम्मिलित नहीं है? हल्दी चार द्वीप पश्चिम बंगाल और गंधमान पहाड़ी उड़ीसा, तुंगक्योंग ढो मणिपुर और लुयांगो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, तुंगक्योंग ढो जो है यह मणिपुर नहीं बल्कि सिक्किम राज्य में है। सिक्किम राज्य में है। सी जो है गलत हो जाएगा। की स्टोन प्रजाति के बारे में कौन सा कथन सही है? यदि प्रमुख प्रजाति नष्ट हो जाती है तो इसके परिणामस्वरूप समस्त पारिस्थितिक तंत्र का क्षरण होगा। मगरमच्छ और हाथियों को मुख्य प्रजाति माना जाता है क्योंकि वे अप्रत्यक्ष रूप से अन्य जानवरों की आबादी को नियंत्रित करती हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। की स्टोन प्रजाति वह प्रजातियाँ होते हैं जो अन्य प्रजातियों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये प्रजाति अगर वनीय क्षेत्र से विलुप्त हो जाते हैं तो अन्य प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। और मगरमच्छ और हाथी की स्टोन प्रजाति के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ये मगरमच्छ हो गया, हाथी हो गया, शेर, लायन, ये सब हो गए, बाघ, ये सब जो है की स्टोन प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो सी सही हो जाएगा था। दोनों विकल्प सही हैं। इनमें से किसे ब्लैक लंग डिजीज के नाम से जाना जाता है? ब्लैक लंग डिजीज के नाम से किसे जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो न्यूमोकोनियोसिस को ब्लैक लंग डिजीज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनिश्चित करना है। कैडमियम की अगर हम बात करें, कैडमियम इनका जो है आपको बताना है कैडमियम की कमी से क्या होता है। ठीक है, यह जो है इलेक्ट्रोप्लांटिंग बैटरी कीटनाशक के रूप में इसका कैडमियम का उपयोग होता है। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरो एसिड यह रासायनिक उत्प्रेरक, कीटनाशक, विरंजक, वेल्डिंग और जो कवकनाशी है इसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का। मरकरी जो है यह इलेक्ट्रोलिसिस, अयस्क और अमलगम निष्कर्षण, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण में यह मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, और लिथियम हाइड्राइड जो है यह मिश्र धातु, सिरेमिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, रासायनिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, लिथियम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 1 2 4 3। ऑप्शन डी सही है। 1 2 4 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बायो एसेज का उपयोग वन्यजीवों की आनुवांशिक विविधता का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। छत्र प्रजातियों का संचार स्वचालित रूप से अन्य प्रजातियों तक विस्तृत होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दूसरा सही है, पहला गलत है। प्रदूषण अध्ययन में वे बहुत आम बात है। ठीक है, प्रदूषण अध्ययन में यह बहुत आम बात है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा असमतापी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन असमतापी नहीं है? उभयचर, स्तनधारी, एरेनिक्स या फिर कीट। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, स्तनधारी।
निम्नलिखित में से कौन सा कानून राष्ट्रीय हरित अधिकरण के क्षेत्र में आता है? जैव विविधता अधिनियम 2002, जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 या फिर वन संरक्षण अधिनियम 1972। कौन जो है एनजीटी के अंतर्गत आता है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैव विविधता अधिनियम 2002, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 और सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991। यह तीनों जो है एनजीटी के दायरे में आते हैं। बी सही हो जाएगा। स्टॉकहोम अभिसमय के बारे में कौन सा कथन सही है? यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक वैश्विक संधि है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा जीईएफ स्टॉकहोम अभिसमय के लिए आंतरिक वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। देखिए, यह अगर हम बात करें स्टॉकहोम अभिसमय या स्टॉकहोम कन्वेंशन की, इसे 2004 में लागू किया गया था। ठीक, 2004 में लागू किया गया था और यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को अस्थायी जैविक प्रदूषकों से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। ठीक है, जैविक ग्रीन हाउस नहीं, जैविक प्रदूषकों से बचाने के लिए संधि है, जिसे 2004 में किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब दूसरा सही है, पहला गलत। दूसरा सही हो जाएगा, पहला जो है गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए नागा अर्जुन त्रिशैलम। यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। नागा अर्जुन त्रिशैलम भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ पवित्र उपवन दिए गए हैं और यह किस क्षेत्र में किस जगह पे पाए जाते हैं उससे सम्मिलित करना है। जोगमाया पवित्र उपवन की अगर हम बात करें, जोगमाया पवित्र उपवन जो है यह राजस्थान में पाया जाता है। जोगमाया पाया जाता है राजस्थान में। ठीक, यहाँ लिख रहा हूँ राजस्थान में। देवराय की अगर हम बात करें, यह महाराष्ट्र का पवित्र उपवन है, महाराष्ट्र का। और सावित्रीथन जो है यह अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल का पवित्र उपवन है। ठीक, और देवराई जो है यह है गोवा का पवित्र उपवन। ठीक, देखिए देवराय और देवराई इन दोनों में कन्फ्यूज मत हो। देवराय जो है यह महाराष्ट्र का पवित्र उपवन और देवराई जो है गोवा का। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1 2 3 4। ऑप्शन डी इसका सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकार वंशानुगत है लेकिन हस्तांतरणीय नहीं है। वन भूमि पर मान्यता प्राप्त अधिकार की अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। संकेतक प्रजातियों के बारे में कौन सा विकल्प सही है? वे कभी कभी निगरानी करने वाले जीव विज्ञानियों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। लाइकेन जैसे सांकेतिक प्रजाति सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही है। देखिए, कभी कभी निगरानी करने वाले जीव विज्ञानियों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं, ये भी सही। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए लाइकेन जिस क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं वहाँ पे जो है ध्वनि प्रदूषण का मानना है कि जहाँ पे ध्वनि प्रदूषण पाया जाता है वहाँ पे लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह क्या है, यह प्रारंभिक चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं कि इस क्षेत्र में जो है जो पर्यावरण है इसमें हस्तक्षेप ज़्यादा हो गया और हानि हो रही है। ठीक, तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम NAFP कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 2002 में। 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष रामसर अभिसमय भारत ने किस वर्ष रामसर अभिसमय का अनुसमर्थन किया था? 1999, 71, 89 या फिर 82। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1982 में। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच पहल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? यह जो है विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस द्वारा किया गया था। विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD के बारे में कौन सा कथन सही है? यह एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण और विकास से संबंधी मुद्दों को अस्थायी भूमि प्रबंधन में शामिल करता है। यह बॉटम अप दृष्टिकोण का उपयोग करके संचालित किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प जो है सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। और UNCCD की अगर हम बात करें
1994 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, 1994 में इसका स्थापना किया गया था। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल सही सम्मिलित नहीं है? अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, नागी पक्षी बिहार, नंदा झील गोवा। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य जो है तमिलनाडु नहीं कर्नाटक में है। कर्नाटक में, ठीक है, यह जो है कर्नाटक में है। ऑप्शन ही सही हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। WMO और IUCN द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी मिलकर के, और 1988 से IPCC ने 10 आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। इसका सही आंसर क्या है? क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प गलत है, दोनों विकल्प गलत है। IPCC की स्थापना की अगर हम बात करें, इसका स्थापना जो है WMO और UNEP द्वारा मिलकर के किया गया था। ठीक है, WMO और UNEP द्वारा मिलकर के IPCC का स्थापना किया गया था। और उसके साथ साथ 1988 के बाद से IPCC ने अब तक 6 रिपोर्ट प्रकाशित की है। ठीक है, 6 रिपोर्ट प्रकाशित किए हैं। और इसमें क्या कह रहा है कि इसकी स्थापना जो WMO और IUCN ने किया। WMO तो सही है, लेकिन IUCN नहीं, UNEP है, UNEP है। और अब तक जो है 10 नहीं, जो आकलन रिपोर्ट 6 आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है अब तक। ठीक है, 6 आकलन रिपोर्ट। दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व संरक्षित क्षेत्रों को पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रस्तुत किया गया था? भारतीय वन अधिनियम 1927, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980 या फिर वन्यजीव संशोधन अधिनियम 2002। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वन्यजीव संशोधन 2002 में पहली बार जो है इसे प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन डी सही है। इंटरनेशनल कमीशन फॉर स्नो एंड आइस के अनुसार हिमालय के ग्लेशियर लुप्त हो जाएंगे कब तक? हिमालय के ग्लेशियर के लुप्त होने की जो संभावना है कब तक है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2035 तक। ऑप्शन बी सही है। जैव विविधता के मापन के बारे में कौन सा कथन सही है? किसी समुदाय में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या के मापन को प्रजाति समृद्धि कहा जाता है। प्रजाति समृद्धि और प्रजाति समरूपता एक आवास में प्रजाति विविधता के मापन में सहायता करते हैं। इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प जो है सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव विविधता के संरक्षण में बाधा नहीं है? शहरीकरण की तीव्र गति, जीवित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कम प्राथमिकता, व्यक्तिगत लाभ के लिए जीवित प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, या फिर शासन ढांचे को मजबूत करना। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें जो है शासन ढांचे को मजबूत करना यह जैव विविधता संरक्षण में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, बल्कि इसको बल प्रदान करेगा। बाकी शहरीकरण में तीव्र वृद्धि से जैव विविधता में कमी होगी, या दोनों जो है एक दूसरे को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। जीवित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कम अगर प्राथमिकता दी जाएगी तो भी इनका क्षरण होगा। उसके साथ साथ अगर व्यक्तिगत लाभ के लिए जीवित प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाएगा तो भी इनका क्षरण होगा। तो यह तीनों जो है इसके लिए उत्तरदायी हैं। चौथा जो है सही हो जाएगा, अर्थात डी सही है। रेड डाटा बुक सबसे पहले कब जारी किया गया था? रेड डाटा बुक जो है सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? यह जो है 1966 में सर्वप्रथम जारी किया गया था। स्विट्जरलैंड के मोरगेस में IUCN द्वारा सबसे पहले जारी किया गया था। ठीक है, ऑप्शन है। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है यह आपको बताना है। 10, 12, 15 या फिर 22। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। भारत को कुल जो है 10 भौगोलिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया, जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। और रॉजर्स पवनार सिंह द्वारा 1988 में भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। और आगे जो है इसे 27 जैव भौगोलिक प्रांतों में उप विभाजन किया गया। ठीक है, तो 10 जो है इसके भाग हैं और 27 उपभाग हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कशेरुकी और अकशेरुकी जीवों के बारे में कौन सा विकल्प सही है? कशेरुकी मेरुदंड और रीढ़ की हड्डी वाले जीव हैं। सरीसृप और पक्षी कशेरुकी जीवों की श्रेणी में आते हैं। कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। देखिए, कशेरुकी जीव बिना मेरुदंड वाले जानवर होते हैं, जबकि अकशेरुकी जीव बिना मेरुदंड वाले जीव होते हैं। और कशेरुकी जंतुओं में मेरुदंड पाया जाता है। इस प्रकार कशेरुकियों में रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, जो कशेरुकी जीव होते हैं इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और अकशेरुकी जीवों में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है।
दूसरा सही है, पहला गलत। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR कहाँ पे है? नैनीताल, देहरादून, श्रीनगर या फिर दिल्ली? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। हिम तेंदुए के बारे में कौन सा कथन सही है? इन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सुभद्र श्रेणी में रखा गया है। हिम तेंदुए को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने के लिए 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड प्रारंभ किया गया था। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा, पहला जो है वो गलत है। पहला गलत क्यों है? अगर इसकी हम बात करें तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के संकटग्रस्त प्रजाति की में रखा गया। ठीक है, बाकी IUCN में इसे सुभद्र श्रेणी में, IUCN में इसे सुभद्र श्रेणी में रखा गया है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसे अनुसूची फर्स्ट में रखा गया है। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही। निम्नलिखित में से किस जीव को समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है? जो ड्यूगोंग है इसे समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2021 कब प्रस्तुत किया गया था? इसे 2001 में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन बी सही है। फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन के बारे में कौन सा कथन सही है? यह सूक्ष्म पौधे जीव हैं जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पन्न होते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही हैं। फाइटोप्लैंक्टन के बारे में दोनों कथन सही हैं। एस्पिरिन किससे प्राप्त होता है? एस्पिरिन किससे प्राप्त होता है? एस्पिरिन की अगर हम बात करें तो विलो वृक्ष की छाल से एस्पिरिन प्राप्त होता है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संरक्षण प्रयास किस वर्ष से शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, सी टर्टल प्रोजेक्ट 1999 और प्रोजेक्ट राइनो 2008। कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें प्रोजेक्ट राइनो जो है इसकी शुरुआत 2008 नहीं बल्कि 2005 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है। सागरीय अम्लीकरण परिणाम है किसका? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में वृद्धि का, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में कमी का, या फिर समुद्री के pH मान में कमी, या फिर ए और सी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि और समुद्र के pH मान में कमी के कारण जो है समुद्र में अम्लीकरण होता है। मीथेन के बारे में कौन सा कथन सही है? मीथेन एक अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा अधिक तापमान क्षमता होती है। अधिक तापन की क्षमता होती है, मतलब जो तापमान इसके कारण जो है वायुमंडल अधिक गर्म होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन मीथेन उत्सर्जन का स्रोत है? मीथेन उत्सर्जन का स्रोत क्या है? आर्द्र भूमि, पशुधन का पालन, जलवायु, मिट्टी, धान का खेत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी से जो है मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 या फिर वन संरक्षण अधिनियम 1927? इसका सही आंसर है ऑप्शन है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है, CPCB का। ऑप्शन है। क्लाइमेट फोर्सिंग क्या है? क्लाइमेट फोर्सिंग क्या है? पृथ्वी को ढकने वाले कारक वायुमंडल को कम करते हैं और उसे गर्म करते हैं, जिसे कार्बन फोर्सिंग कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में है? पश्चिमी घाट और श्रीलंका, हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडरलैंड? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और यह भारत के 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन की कमी के लिए जिम्मेदार है? कौन सी गैस ओजोन की कमी के लिए जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन, मिथाइल ब्रोमाइड या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन सा गैस ओजोन परत की क्षरण के लिए जिम्मेदार नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं था। ये सभी गैस जो हैं इन सभी के माध्यम से ओजोन गैसों का क्षरण होता है। ठीक, इसमें आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाएगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो है मिथाइल ब्रोमाइड आ जाएगा। ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोब्रोमोफ्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और हैलोन, इन सभी के द्वारा जो है ओजोन गैस का क्षरण, ओजोन परत का क्षरण होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की
प्रथम मूल्यांकन रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? आईपीसीसी की पहली मूल्यांकन रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1990 में। 1990 में। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित कब किया गया था? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की हम बात करें तो इसे 2001 में पारित किया गया था। ठीक है। अपिको आंदोलन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ था? अपिको आंदोलन कर्नाटक में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही है। कर्नाटक में अपिको आंदोलन 1983 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, 1983 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएगा। महत्वपूर्ण वन्यजीव आवास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत दी गई थी? वन अधिकार अधिनियम 2005, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण 1986, वन्यजीव संरक्षण 1972 या फिर जैव विविधता अधिनियम 2002। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है, वन अधिकार अधिनियम 2006। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर ये छूट गया है। ओपन कास्ट माइनिंग का संबंध किससे है? ओपन कास्ट माइनिंग का संबंध कोयला उद्योग से है। ठीक है, कोयला उद्योग में ओपन कास्ट माइनिंग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, जलोद्भिद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जलोद्भिद के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह झील पारिस्थितिकी में पाए जाने वाले बहुकोशिकीय पादप है। जलोद्भिद की उपस्थिति जल को खराब गुणवत्ता को इंगित करती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। जलोद्भिद जो झीलों में बहुकोशिकीय पादप होते हैं और यह झील की पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और यह जो है इनकी उपस्थिति जो है जल खराब गुणवत्ता को नहीं बल्कि अच्छी गुणवत्ता को बताता है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। झील पारिस्थितिकी के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है? लिटोरल जोन, लिमिनेटिक जोन, प्रोफंडल जोन या फिर यूफोटिक जोन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रोफंडल जोन में सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मीठे जल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कि मीठे जल को अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीट विज्ञान, कवक विज्ञान, केश विज्ञान अर्थात ट्राइकोलॉजी या फिर सरो विज्ञान अर्थात लिम्नोलॉजी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सरो विज्ञान या लिम्नोलॉजी कहा जाता है। कवक का अध्ययन कवक विज्ञान के अंतर्गत होता है। कीटों का अध्ययन कीट विज्ञान, बालों का अध्ययन केश विज्ञान या ट्राइकोलॉजी के अंतर्गत होता है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें कुछ पर्यावरण भी समय दिया गया है और इसका संबंध किससे है उससे आपको सम्मिलित करना है। ठीक, बौन सम्मेलन की अगर हम बात करें, बौन सम्मेलन यह जो है प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। बौन सम्मेलन जो है प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। वियना सम्मेलन जो कि 1985 में किया गया था, और बौन सम्मेलन कब किया गया था? 1979 में। ठीक है, वियना सम्मेलन हुआ था 1985 में। ठीक, और वियना सम्मेलन जो है यह ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। वियना कन्वेंशन ओजोन परत संरक्षण से। कार्टेजोना प्रोटोकॉल जो है कार्टेजोना प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें, ये भी जो है जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है कार्टेजोना प्रोटोकॉल, और यह जो किया गया था 2000 ईस्वी में हुआ था। 2000 ईस्वी में कार्टेजोना प्रोटोकॉल हुआ था, और यह भी जो है जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है कार्टेजोना। ठीक, जैव विविधता संरक्षण से। और क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है जो 1997 में किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल, यह जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1 2 4 3 1 2 4 3। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मई को। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा माइक साइट्स राज्य सही ढंग से मिल नहीं खाता है? देवमाली आंध्र प्रदेश, चिराग रेफू असम, मयूरभंज ओडिशा, शिवालिक उत्तराखंड। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवमाली आंध्र प्रदेश में नहीं है। देवमाली की अगर हम बात करें यह अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है देवमाली। ठीक, बाकी चिराग रिपू है असम में, शिवालिक है उत्तराखंड में, और मयूरभंज है उड़ीसा में। भारत में सामाजिक वानिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था? सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था 1976 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अर्थ आवर एक वैश्विक कार्यक्रम है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है?
विश्व वन्यजीव कोष, ग्रीन पीस, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्व वन्यजीव कोष, WWF द्वारा, ठीक। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अभिसमय 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में नहीं अपनाया गया था? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क UNFCCC, जैव विविधता पर अभिसमय CBD, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, UNCCD। UNCCD जो है इसको नहीं अपनाया गया था, ठीक है। इसे अपनाया गया था कब? 1994 में, ये 1994 का है, ठीक। बाकी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो UNFCCC है, जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD, इसे जो है मुख्य रूप से 1992 में अपनाया गया था, रियो डी जेनेरियो जो पृथ्वी सम्मेलन शिखर हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना 1991 में किसके द्वारा की गई थी? वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना 1991 में विश्व बैंक द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। और कब किया गया था? 1991 में किया गया था, और यह मुख्य रूप से UNDP के सहयोग से विश्व बैंक ने इसका स्थापना किया था। वायुमंडल में गैसों की प्रतिशत संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं उसकी सांद्रता के संदर्भ में घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखिए, इसमें सबसे अधिक वायुमंडल की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन, ठीक है, लगभग 78%। ऑक्सीजन की बात करें तो यह लगभग 0.9%। आर्गन जो है 0.1%। और कार्बन डाइऑक्साइड, यह जो है मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.0003% पाया जाता है, ठीक है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र आर्कटिक के क्षेत्र में है? दक्षिण गंगोत्री, हिमाद्री, मैत्री या फिर भारती? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाद्री। और 2008 में इसका स्थापना किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। भारतीय पारिस्थितिकी वन एवं पर्यावरण संस्थान, भारतीय पारिस्थितिकी वन एवं पर्यावरण संस्थान की अगर हम बात करें, यह जो है भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान, यह नई दिल्ली में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान क्षेत्र, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल में। और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, यह नागपुर में है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 2 4 3। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें, ठीक है। बाकी देखिए, यह प्रैक्टिस सेट जैसे समाप्त हो जाता है, बाकी अन्य जो प्रैक्टिस सेट्स मार्केट में जो अच्छे प्रैक्टिस सेट अपडेटेड हैं उन्हें सॉल्व कराया जाएगा, जिससे GS के साथ साथ करंट अफेयर वाला सेक्शन भी आप लोगों का कवर होता रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।